Hello everyone. Today we're gonna do the Union Judiciary का the Supreme Court. So इस वीडियो में आपको लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कंटेंट मिलेगा and also as per your bifurcated syllabus. We are going to deal with the explanation along with notes. So you can write them down in your notebooks or can even take the screenshot of it. So let's get into the video. सबसे पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे ज़्यादा ओहदे में सबसे ऊंचा कोर्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट है, जुडिशियल कोर्ट है कंट्री का. ये फाइनल इंटरप्रेटर और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का. इंटरप्रिटेशन इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग लॉज को ये इंटरप्रेट करता है, राइट. एंड देन ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है. ओके, नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट. हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. अब कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ रिट्स आप आगे पढ़ोगे कि रिट्स क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ये 3 पॉइंट्स को यू शुड राइट देम डाउन और यू कैन ऑल्सो लर्न देम. ये आपको बाद में काम आने वाला है. यू कैन ऑल्सो राइट देम डाउन इन योर क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज वन मार्क में भी आ सकता है. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, राइट. क्या होता है कॉम्पोजिशन? किस चीज़ का कॉम्पोजिशन? सुप्रीम कोर्ट का क्या कॉम्पोजिशन है? अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 2008 सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ 30 जजेस होते हैं. चीफ जस्टिस एंड देन 30 अदर जजेस होते हैं. ये कौन से एक्ट के हिसाब से है? 2008 वाले एक्ट के हिसाब से है. Okay, so this was all about the composition. Next, appointment of judges. Every judge of the Supreme Court is appointed by the President after consultations with such of the judges of the Supreme Court. That means Supreme Court का हर एक जज को कौन अपॉइंट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के हर जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. किन से कंसल्ट करके? बाकी अदर जजेस से कंसल्ट करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है. ओके, एंड जितने भी अदर जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में सिर्फ चीफ जस्टिस को छोड़ के बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाता है. क्लियर? दैट मीन्स प्रेसिडेंट बाकी जजेस, दैट मीन्स चीफ जस्टिस को छोड़कर जो बाकी जजेस होंगे उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा. ओके, एंड चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का क्या क्राइटेरिया होता है? मोस्टली सीनियोरिटी, दैट मीन्स सीनियर, सबसे ज़्यादा सीनियर एंड ऑल्सो नॉलेजेबल इंसान, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है. दिस कुड बी द पॉसिबल क्राइटेरिया. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहली बात कि वो जो जज होना चाहिए वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. एटलीस्ट हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 years. ओके, एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. दैट मीन्स हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल, एटलीस्ट 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में. मस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. दैट मीन्स प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के हिसाब से कुछ अलग इंसान हो, राइट. मतलब कि बाकी जजेस से अलग हो, उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ ऐसे उनके अंदर क्वालिटीज़ हो जो कि उन्हें बाकी जजेस से अलग करती हो. क्लियर? नेक्स्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ज्यूरिडिक्शन क्या होता है. ज्यूरिडिक्शन एक ऑफिशियल पावर है जो कोई भी कोर्ट, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो सकता है. आपको पता है कि 3 तरीके के कोर्ट्स होते हैं, मोस्टली 3 तरीके के कोर्ट्स, एंड बाकी सब जो कोर्ट्स हैं वो सब क्या होते हैं? नीचे, राइट. बाकी के कोर्ट्स जो अदर कोर्ट्स हो गए. सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी ज्यूरिडिक्शन क्या होती है. मतलब ये कौन सी जजमेंट, कौन से केसेस पे, कौन से मैटर्स पे ये जजमेंट पास कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट 3 तरीके का जजमेंट पास कर सकता है, 3 तरीके के मैटर्स पे वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है. मतलब तीन तरीके के ज्यूरिडिक्शंस वो कैरी आउट कर सकता है. सबसे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. ओके, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऐसी केसेस पे होती है सुप्रीम कोर्ट के पास जिनको वो
पहली बार में, दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर केस हुआ, कोई मैटर हुआ, तो वो मैटर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पे आप अपील कर सकते हो उस मैटर के लिए। दैट मीन्स आपको कोई और कोर्ट नहीं भटकना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही वो मैटर को सुना जाएगा और उस पर फैसला लिया जाएगा। दैट मीन्स हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट का झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर जा सकते हो। क्लियर? सो वो कौन सी मैटर होंगी? सबसे पहली बात कि किसी पर्टिकुलर 2-3 स्टेट्स के बीच में हो सकती है डिस्प्यूट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो, ओके, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट्स के बीच में हो गई हो डिस्प्यूट्स, एंड देन यूनियन और कोई एक स्टेट हो जो कि एक तरफ हो और दूसरे तरफ कुछ और स्टेट्स हो। दैट मीन्स एक साइड होगा आपका यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या दो स्टेट्स, जो भी स्टेट है वो एक तरफ जो उस कोई पर्टिकुलर फैसले के लिए है, और जो दूसरी तरफ उस पर्टिकुलर फैसले के खिलाफ बाकी स्टेट्स होंगे। सो इन मैटर्स को सॉर्ट करता है कौन? इन मैटर्स को सॉर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, और इन्हें एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये तीनों एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन में आता है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे क्यों मेंशन है? इसका मतलब है कि इन सारे मैटर्स को बस सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल कर सकता है, कोई और कोर्ट इन मैटर्स को नहीं हैंडल कर सकता। ये पावर बस सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए हम इन्हें एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। ओके, याद रहेगा सबको, इसको नोट डाउन कर लो कि इसे एक्सक्लूसिव क्यों कहा जाता है। अब और कौन सी केसेस हो सकती हैं? सो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी ऐसी केसेस जिसमें फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करनी पड़े। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिट्स क्या होता है, वो सब हम आगे करेंगे। सो यहाँ पे याद रखो कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स, ताकि फंडामेंटल राइट्स का पालन हो, ओके, इसीलिए। क्लियर? इसके बाद इट इन्वॉल्व्स इन दोज केसेस इन विच एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना ज़रूरी है, उन सारे केसेस पे भी सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट, एपलेट ज्यूरिडिक्शन, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ज्यूरिडिक्शन। अब एपलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? एपलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ज्यूरिडिक्शन इन द सेंस जजमेंट पास करने का उन केसेस में जिस केसेस पे मतलब सपोज कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने या किसी पार्टी ने किसी लोअर कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट पे अपना केस रखा होगा, वहाँ पे उसका केस चल रहा होगा और वहाँ के जजमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इन केस अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो अपील कर सकता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट पे, ताकि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अपना फाइनल जजमेंट प्रोवाइड करे। सो वो कौन सी मैटर्स है जिसपे सुप्रीम कोर्ट अपना एपलेट ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड कर सकता है? एपलेट इन द सेंस अपील के बाद अपना फाइनल फैसला सुनाना, अपील कर सकना। अपील मतलब कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या फिर मतलब पर्टिकुलरली जब हाई कोर्ट या दूसरा कोर्ट आपको कोई फैसला देता है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उससे हायर अथॉरिटी के पास जाओगे अपील लेकर, ओके, दैट मीन्स मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे इस पे फाइनल फैसला चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट को फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, क्योंकि उसके आगे और कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पे अपील किया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट सही ही फैसला सुनाती है, ओके। एंड देन एपलेट ज्यूरिडिक्शन किन किन केसेस पे हो सकती है? सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस में कौन से मैटर्स पे? ऐसे मैटर्स पे जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड हो, तो इन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट के पास आखिरी वर्ड है कहने को, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ऐसी कोई पावर नहीं है जो इसके आगे कुछ कह सके। सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। क्लियर? आखिरी फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई मैटर हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर लॉ हो, उसको समझाने के लिए या फिर उस पर फाइनल फैसला देने के लिए, ओके। An appeal lies to the Supreme Court from any judgment of a High Court if the High Court certifies that the case involves interpretation of the Constitution. If such certification is refused by High Court, the Supreme Court may grant special leave to appeal. So second, किस तरीके का केस आ जाएगा? ऐसी केसेस पे सुप्रीम कोर्ट के पास अपील, मतलब लोग अपील कर सकते हैं, ओके। ऐसे केसेस पे आप अपील कर सकते हो जिसमें जिस पे हाई कोर्ट ने ये सर्टिफाई किया हो या फिर ये कंसिडर किया हो, ये मेंशन किया हो कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा सर्टिफिकेशन या फिर हाई कोर्ट अगर ऐसा कोई फैसला नहीं कहता, मतलब वो ऐसा नहीं कहता कि हाँ ये केस में आपको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है कि वो पार्टी आके अपील कर सके, ओके। ये पावर बस सुप्रीम कोर्ट के पास है।
नेक्स्ट, सिविल केसेस. Appeals in the civil matters like the Supreme Court lies in the Supreme Court if the High Court certifies. तो सिविल केसेस पे, किस तरीके के केसेस पे, अगर वो केस सब्सटैंशियल, ओके, द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. दैट मीन्स कुछ ऐसी टॉपिक हो, कोई ऐसा मैटर हो जो कि जनरल पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट हो, पूरे मतलब लॉ का कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा मैटर जिसपे जनरल पब्लिक का मतलब जनरल पब्लिक के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंस रखती हो, और द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो ये सारी क्वेश्चन इन फैसलों पे, इन क्वेश्चंस पे कौन फाइनल फैसला देता है, कौन सवाल देता है, एंड दैट मीन्स फाइनल अपील कौन, फाइनल फैसला कौन देता है. सो दैट कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट. ओके, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स. अब क्रिमिनल मैटर्स दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स पे अपनी अपना फैसला दे सकता है, जुरिडिक्शन प्रोवाइड कर सकता है. ओके, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मतलब इसका फैसला होना चाहिए, तो फिर किस तरीके से, if the sessions if the sessions okay there is something missing out. Okay, if the sessions judge or sessions court, if the sessions court has acquitted the accused but the high court or an appeal from the government reverses the decision of acquittal and sentences the accused to death. That means जो सेशंस जज है या फिर जो सेशंस कोर्ट, वहाँ पे उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन या फिर उस इंसान को जिसके ऊपर चार्जेस लगी हुई हैं, ओके, अगर उसे किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए अक्यूज किया गया है, ओके, लेकिन फिर हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट ऐसा करता है कि उस फैसले को बदल के उसे फाइनल डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर देता है. मतलब किसी और कोर्ट में किसी और कोर्ट में, लोअर कोर्ट में उसे डेथ सेंटेंस नहीं मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट में अगर उसकी जगह उसे डेथ सेंटेंस मिल जाती है, तो इन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला होता है. सुप्रीम कोर्ट इस केस को अपने अंडर में कर ले सकता है. ओके, या फिर if the Supreme Court has withdrawn any case from a subordinate court and has convicted the accused and sentenced him to death. दैट मीन्स कोई मैटर अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को विड्रॉ कर लिया हो, अपने अंडर कर लिया हो, और इस पर्टिकुलर पर्सन को जिस पे चार्जेस चल रही हो उसे डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया हो, तो भी इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट प्रोवाइड कर सकता है. इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है. नेक्स्ट, अगर हाई कोर्ट ने फाइनल अपना सर्टिफिकेट दे दिया है कि मतलब हाँ इन मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट में ही सॉर्ट आउट करना है, तब तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला वहाँ पे होना है. An appeal lies to the Supreme Court if the High Court certifies that the case is fit one for appeal to the Supreme Court. मतलब कि अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के लिए ही बेस्ट है. क्लियर. अब क्या चीज़ आपको नोट डाउन यहाँ पे करनी है, द सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन एनी मैटर. किसी भी मैटर पे वो स्पेशल लीव प्रोवाइड कर सकते हैं अपील करने को. हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील हम कर सकते हैं किन मैटर्स पे, और ये जो स्पेशल लीव है, ये स्पेशल लीव है या फिर ये स्पेशल पावर कौन एक्सरसाइज करता है, सुप्रीम कोर्ट. ओके, सिविल मैटर्स पे, क्रिमिनल मैटर्स पे, इनकम टैक्स मैटर्स पे, या फिर केसेस जो कि ट्रिब्यूनल्स के सामने रखी जाती हो. ओके, बस उन मैटर्स पे नहीं रखी जा सकती, मतलब उन मैटर्स पे बस अपील नहीं प्रोवाइड की जा सकती जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड मैटर्स पे हो. अगर किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट प्रोवाइड किया हो और ऐसे केस पे जिस पे आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपील ग्रांट नहीं कर सकता कि वो पर्टिकुलर मैटर को वापस सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सके. ओके, सो दिस वॉज टू बी रिमेंबर्ड बाई यू. नेक्स्ट, ये थर्ड पावर है या फिर ये थर्ड जुरिडिक्शन है. सो इट इज़ कॉल्ड एडवाइजरी या फिर कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन. वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा. सो ये किसका पावर है, ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकता है. ओके, दैट मीन्स प्रेसिडेंट को कोई ऐसा मैटर हो गया या कोई ऐसा, जैसे कि कंट्री से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर चल रहा हो जिस पे प्रेसिडेंट को कोई फैसला लेना है, तो वो चाहता है कि मैं एक बार किसी ऐसे इंसान को कंसल्ट करूं जो कि मुझे सही फैसला प्रोवाइड करे या फिर मुझे कुछ अच्छा कोई डिसीजन प्रोवाइड करे ताकि मैं कंट्री के लिए अच्छा कर सकूं, कुछ वेलफेयर, कंट्री के वेलफेयर के लिए मैं अच्छा स्टेप उठा सकूं, कोई बड़ा मैटर ऐसा रहा तो सुप्रीम कोर्ट को वो कंसल्ट कर सकते हैं इस जुरिडिक्शन के हिसाब से. तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो स्पेसिफिक होने चाहिए और वो जनरल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए या फिर वो
बेकार वर्थलेस क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। और 2 पॉइंट आपको कंसिडर करना है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई बंदिश या फिर सुप्रीम कोर्ट पे कोई फोर्स नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना ही है उस क्वेश्चन पे। अगर प्रेसिडेंट ने कोई क्वेश्चन रखा है उनके सामने तो वो इस चीज़ के लिए उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें फैसला देना ही देना है। ओके, मतलब उन्हें ओपिनियन रखना ही देना है। और फिर नेक्स्ट चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट है, जो फैसला उन्हें मिला या फिर जो ओपिनियन, इन द सेंस जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट उन्हें देते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस ओपिनियन को मान भी सकते हैं या फिर उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप घर पे आपको कोई मैटर पे अपने पेरेंट्स की राय चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स से जाके कंसल्ट करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को आपको उस पर राय देना ही है, ओपिनियन देना ही है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उस ओपिनियन को मानना ही है। So this was all about the advisory jurisdiction. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की फंक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट इन तीनों फंक्शंस को एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले तो रिवाइजरी फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिवाइजरी फंक्शन। सो इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट। दैट मीन्स उसने जो अपना जजमेंट पास किया है उसे वो रिव्यू कर सकता है, उसे वो चेक कर सकता है, वापस देख सकता है कि कुछ गड़बड़ी तो मैंने नहीं कर दी या फिर कुछ ऐसा गलत जजमेंट तो पास नहीं हो गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये किस फैक्ट को ये रेफर कर रहा है, ये इस फैक्ट को रेफर कर रहा है कि ह्यूमन जजमेंट हमेशा सही नहीं होती, कभी कभी उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है। हम सभी इंसान हैं, हम सबसे गलती हो सकती है। इसलिए कोर्ट के पास ये फंक्शन है ताकि अगर उसने कोई गलती की हो तो फिर वो उस गलती को सुधार सके। कोई ऐसी मिस जजमेंट उसने पास कर दी तो फिर वो उस चीज़ को वो रेक्टिफाई या फिर उस चीज़ को सही कर सके। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। Judicial review is defined as the power of the Supreme Court to examine the laws passed by the legislature and the orders issued by the executive officials to find whether or not they are permitted by the Constitution. Okay, so ये कौन सा पावर है सुप्रीम कोर्ट का? ये ऐसा पावर है जिसके थ्रू वो लेजिस्लेचर ने जो लॉज पास की है उसको चेक कर सकता है कि वो लॉ सही तो है या फिर नहीं है सही, या फिर उस लॉ की वजह से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा इशू तो क्रिएट नहीं हो रहा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से परमिटेड नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉरबिडन है, उस चीज़ को नहीं होना चाहिए। क्या वो हमारे कंट्री को हार्म पहुंचा रहा है या फिर ऐसा कुछ, या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा ऑर्डर जिसके वजह से अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। क्लियर? तो अगर ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर वो पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या फिर उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो या फिर लोगों को दिक्कत हो या फिर कंट्री में कुछ ऐसा दिक्कत आए, तो फिर ऐसे लॉज को क्या किया जाता है, ऐसे लॉज को नल या फिर वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। ओके, रद्द कर दिया जाता है। अब इस फंक्शन को किस तरीके से एक्सरसाइज करता है सुप्रीम कोर्ट? ओके, जब कोई डिस्प्यूट चल रहा हो यूनियन गवर्नमेंट में और 2 या 3 स्टेट्स के बीच में या फिर 1-2 स्टेट्स के बीच में, तब एक्सरसाइज करता है जुडिशियल रिव्यू। Then the Supreme Court has the power to review all national and state laws and executive orders and declare them null and void if goes against the provisions of the Constitution. अगर Constitution के provision के against जाता है तो वो इन नेशनल लॉज और स्टेट लॉज को रिमूव भी कर सकता है या फिर इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को वो नल या वॉइड या मतलब कि उसको हटा भी सकता है या फिर उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है। उसके बाद इसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू करे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए या फिर फंडामेंटल राइट्स फॉलो हो, इसके लिए वो इशू कर सकता है रिट्स। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड लिमिटेड पावर्स टू द सेंटर एंड स्टेट्स। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक बॉडी को कुछ लिमिटेड पावर्स दी है। जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया जो कि कंट्री के लिए सही ना हो या फिर वो अपने पावर अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड चले गए, तो इस केस में भी जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से उन पावर्स को कट डाउन कर दिया जाएगा या फिर उन्हें जो उन्होंने किया है, जो गलतियां उन्होंने की है, इन सारी चीज़ों को सुधारा जा सकता है या फिर उनके लॉज को जो उन्होंने पास की जो कंट्री के लिए सही नहीं है, उन सारी चीज़ों को हटा जा सकता है। ओके, उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। The legislature does not possess the ability and impartiality which are needed to explain what the law means. That means उनके पास ये ability नहीं है और ना ही वो इतने ज़्यादा impartial हैं कि वो उस law को exactly interpret कर सके कि वो law exactly कर क्या रही है।
ओके मे बी वो अपनी पार्टी के लिए ऐसा कर रहे हो कि उन्होंने कोई लॉ बनाया हो, वो ये सोच रहे हो कि हमारी पार्टी के लिए फ़ायदा होगा, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट नॉलेज है लॉज का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन सारे जजमेंट्स को, इन सारे लॉज को वापस से रिव्यू कर सके। ओके, नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच इम्प्लाइज, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि उसकी जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उन सारे जजमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है एविडेंस और टेस्टिमोनी के रूप में। दैट मीन्स फ्यूचर में अगर कोई केस ऐसा हो जो कि हाई कोर्ट में आए, या फिर फ्यूचर में ऐसा कोई केस हो, तो फॉर रेफरेंस जो फैसला अभी लिया गया है उसी तरीके का सिमिलर डिसीजन आगे भी लिया जाएगा एज पर द कंडीशन। और हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स को भी इसी तरीके का फैसला लेना होता है अगर सिमिलर केस रहा तो। और ये सारी जो केसेस होंगे या फिर ये सारे जो जजमेंट्स होंगे पहले के जो रिकॉर्ड हो गए, वो प्रेसिडेंस के रूप में काम करेंगे, यानी कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो यूज होंगे। ओके, द कोर्ट हैज़ अ पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोर्ट का कोई इंसल्ट करे तो वो कोर्ट के इंसल्ट के लिए उसे पनिशमेंट दे सकता है। Last topic is enforcement of fundamental rights. So this was the most awaited topic. सबसे पहला क्वेश्चन कि रिट क्या होता है? These are the legal instruments to enforce obedience to the orders of a court. यानी कि कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दी हैं, उन ऑर्डर्स को एनफोर्स करने के लिए, यानी कि लोगों को मजबूर करो, लोगों को एनफोर्स करो कि आप फंडामेंटल राइट्स का पालन करो। दैट मीन्स अपने पावर के बियॉन्ड मत जाओ, जो पावर्स जो राइट्स हैं आपके पास, आप उनका पालन करो। ओके, और आपके वजह से किसी और का राइट ना हैम्पर हो, किसी और का राइट ना छिनाया जाए, ओके, छीना जाए। क्लियर? नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू इशू द फॉलोइंग रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब किस तरीके के रिट्स वो इशू करता है? सबसे पहली बात, रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस। सो हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी। अब इस रिट के हिसाब से अगर किसी पर्सन ने, फॉर एग्जांपल अगर किसी पुलिस ने किसी पर्सन को, किसी इंसान को बिना लॉ के, दैट मीन्स अनलॉफुली, बिना वारंट के अगर उसने अरेस्ट कर दिया किसी इंसान को, तो इस रिट के हिसाब से वो इंसान क्या कर सकता है? ये रिट के हिसाब से मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस पर्टिकुलर इंसान को बुलाए, ताकि वो प्रिजनर की क्या गलती है वो एक्सप्लेन कर सके कोर्ट में, और अकॉर्डिंगली फैसला लिया जाएगा। अगर वो इंसान गलत साबित होता है तो उसके अगेंस्ट में फैसला होगा, लेकिन अगर वो इंसान सही साबित होता है, दैट मीन्स अगर वो प्रिजनर सही साबित होता है, दैट मीन्स उसने कोई गलती नहीं की, तो फिर उसे फ्रीली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये रहा रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है मैंडमस। तो इस रिट का मतलब है वी कमांड। सो इस रिट का पर्पस क्या है? ये इंफीरियर कोर्ट या फिर जो कोर्ट लोअर है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, या फिर किसी पर्सन को उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ये उन्हें कंपेल करता है या फिर फोर्स करता है कि आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ द मैंडमस। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। It is issued to prevent any inferior court from exercising powers with which it is not legally vested. दैट मीन्स कोई लोअर कोर्ट, जैसे कि हो गया आपके पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, तो अगर ये कोर्ट कोई ऐसी पावर एक्सरसाइज करता है जिसका इसके पास राइट ना हो, या फिर जो इसकी पावर एक्चुअली मतलब जो जो सब पावर्स इसके पास ना हो, कोई ऐसा अगर पावर वो एक्सरसाइज कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसे अगर अगर आपके क्लास में टीचर्स हैं, राइट, तो अगर टीचर्स किसी बच्चे को सस्पेंड कर दे, क्योंकि टीचर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो बच्चे को सस्पेंड करे, उन्हें पहले प्रिंसिपल से कंसल्ट करना होता है, तो अगर वो डायरेक्टली बच्चे को सस्पेंड करते हैं तो फिर क्या होता है? प्रिंसिपल बाद में कंसल्ट करते हैं, फिर वो टीचर को डांटा जाता है कि वाई डिड यू सस्पेंडेड द चाइल्ड, राइट, वाई डिड यू सस्पेंड द चाइल्ड, मतलब उस बच्चे को आपने सस्पेंड कैसे किया? बिना इंफॉर्मेशन के या फिर बिना मुझसे कंसल्ट किए। सो दिस इज लाइक, ये एग्जाम्पल है, कोरिलेशन है, ताकि जो इंफीरियर कोर्ट्स है वो कोई ऐसा पावर एक्सरसाइज ना करे जिसका उनके पास हक ना हो। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्योरारी, सर्ट्योरारी। सो सर्ट्योरारी का मतलब क्या है? इट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके, क्या चल रही है उसकी जानकारी। By this writ, lower court is asked to hand over the record of a particular case to the higher court. That means वो कोर्ट में जो केस वो लड़ रहा है या फिर जो केस उस कोर्ट में चल रहा है उसका रिकॉर्ड उसे हायर कोर्ट को जमा करना होता है। दैट मीन्स कि हायर कोर्ट को पता चले कि ये लोअर कोर्ट कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। Last one is the writ of quo warranto. So this writ is directed against a person who has wrongfully या फिर unlawfully
अब ओके, एन ऑफिस, पब्लिक ऑफिस या फिर ऑफिस ऑफ पब्लिक नेचर, दैट मीन्स अगर किसी इंसान ने कोई ऑफिस जो कि पब्लिक ऑफिस हो, ओके, या फिर पब्लिक नेचर का कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा, दैट मीन्स ऐसा प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी हथियार लिया हो जो मतलब जो वो ले नहीं सकता, लीगली वो गलत है, ओके, सो उसके अगेंस्ट में भी ये रिट इशू किया जाएगा. So this was all about the enforcement of fundamental rights and the types of writs. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट? रिट अच्छे से समझ में आया होगा. एक एक बार ये सारी जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की है सब कुछ ध्यान से देख लेना ताकि आप एग्जाम पे लिख सको. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द सुप्रीम कोर्ट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड येस, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद द हाई कोर्ट एंड देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट. सो टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑब्वियसली रीड योर चैप्टर मोर एंड मोर ताकि आपको चैप्टर का डिटेल एनालिसिस आप कर सको. एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, बिकॉज क्वेश्चंस मोस्टली वहीं से आते ही हैं. दिस इज़ अ जनरल फैक्ट. एंड ऑब्वियसली जो आपके MCQs रहेंगे वो भी यही सब क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आता है. सो इट्स not so difficult, you can do it. And obviously all the best for your future ahead. Get yourself vaccinated as soon as possible and all the best for your future. Thank you.